ओके बच्चों, गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग, गुड आफ्टरनून, जैसे भी आप लेक्चर देखेंगे। तो बेटा देखा जाए तो अपन ने लास्ट लेक्चर में एक क्लबिंग ऑफ इनकम का इनकम टैक्स में टॉपिक चालू करा था। किसी कारणवश कल रिकॉर्डिंग नहीं हो पाई, तो मोबाइल से रिकॉर्डिंग की जा रही है ताकि आपका लेक्चर कंटिन्यू रहे। तो क्लबिंग ऑफ इनकम का बेटा एक सेक्शन अपन ने पढ़ लिया था, वो था स्पाउस का रेमुनरेशन वाला प्रोविजन, जो कि अपना लास्ट लेक्चर में कंप्लीट हो गया था। तो होगा आपको वो समझ में आ गया होगा। अब क्लबिंग के अगले कानून की तरफ अपन बढ़ते हैं और उसका सेक्शन है 64 सबसेक्शन 1 क्लोज नंबर 4। सेक्शन है असेट ट्रांसफर्ड टू स्पाउस। तो स्पाउस से रिलेटेड एक और क्लबिंग प्रोविजन है। एक तो अपन ने लास्ट लेक्चर में पढ़ लिया था रेमुनरेशन वाला, स्पाउस वाला, और एक ये वाला आता है। तो इसके ऊपर बात करते हैं। सबसे पहला पॉइंट इस सेक्शन का जो है वो क्या है, सुने। फर्स्ट पॉइंट ये कहते हैं, इनकम अराइजिंग फ्रॉम असेट other than house property. Income arising from asset transferred to spouse by individual other than adequate consideration shall be included in the income of transferer. तो प्रोविजन का पहला प्रोविजन इजी सा पॉइंट है, बहुत ही सीधा सा पॉइंट। ये कह रहे हैं कि अगर मैं अपनी कोई भी असेट, कौन सी असेट बेटा जिसकी मैं बात कर रहा हूँ, ये बेटा ऐसी असेट होनी चाहिए जिससे इनकम जनरेट होती हो। अगर मैं अपनी कोई भी ऐसी एसेट जिससे इनकम कमाई जा सकती है, मकान के अलावा की एसेट चाहिए, मकान नहीं चाहिए मेरे को, हाउस प्रॉपर्टी के अलावा की एसेट। तो हाउस प्रॉपर्टी के अलावा की कोई भी एसेट जिससे इनकम कमाई जा सकती है, अगर वो मैं विदाउट एडिक्वेट कंसिडरेशन अपनी स्पाउस को देता हूँ, तो जो भी इनकम होगी उस एसेट की वो वापस मेरे ही हाथों में इंक्लूड कर दी जाएगी। तो इसीलिए सेक्शन का हेडिंग है असेट ट्रांसफर टू स्पाउस करके। एग्जाम्पल ले लेते, बहुत ही ईजी है। जैसे मानते हैं मेरे नाम पर एक करोड़ रुपए का फिक्स डिपॉजिट है, जिसके ऊपर 10% इंटरेस्ट मिलता है मेरे को, यानी साल का 10 लाख रुपए का एफडी का ब्याज आता है मेरे पास। अब हुआ क्या कि जो एफडी है वो अभी मेरे नाम पर है, तो जो उसका इंटरेस्ट आ रहा है उसके ऊपर मेरे को ही टैक्स देना पड़ रहा है। अब मैंने क्या करा, वो एफडी विदाउट कंसिडरेशन अपनी स्पाउस के नाम पे करवा दी। तो अब मेरे को ये लग रहा है कि एफडी का जो ब्याज है उसके ऊपर तो टैक्स वाइफ को देना पड़ेगा, पर ये प्रोविजन कहता है कि नहीं, ये असेट आपने अपनी स्पाउस को विदाउट एडिक्वेट कंसिडरेशन दी है, इसीलिए जो भी इनकम होगी, यानी कि वापस से जो 10 लाख रुपए इनकम हो रही है 1 करोड़ की एफडी से, वो वापस मेरे हाथों में ही टैक्सेबल करवाई जाएगी, तो क्लब कर दी जाएगी। मतलब सीधी सी बात है बेटा, यहाँ पे ट्रांसफर की गई असेट की वैल्यू को मत क्लब कर देना, मैं उसकी होने वाली इनकम की क्लबिंग की बात कर रहा हूँ। 1 करोड़ की एफडी दी तो उससे जो इनकम होगी वो क्लब कर दी जाएगी, यानी कि 10 लाख रुपए अगर ब्याज आ रही है तो वो क्लब हो जाएगी। ठीक है, तो असेट से होने वाली इनकम को क्लब कर दिया जाएगा। इसके ऊपर आप ध्यान देंगे। अगर आपका थोड़ा बहुत भी आईक्यू बढ़िया हो, तो जब मैं 1 करोड़ का एफडी अपनी वाइफ को विदाउट कंसिडरेशन दूंगा, मतलब ये ऑब्वियस सी बात है, गिफ्ट कर दिया मैंने, मतलब, तो ऐसी परिस्थिति में ये 1 करोड़ के ट्रांजैक्शन पे कोई टैक्स नहीं है। क्यों नहीं है पता है आपको? क्योंकि 1 करोड़ की जब एफडी मैंने अपनी वाइफ को दी, गिफ्ट करी, तो इसको सेक्शन 56(2)(10) के अकॉर्डिंग एग्जम्पशन मिल जाएगी। याद करो, रिलेटिव को दिए जाने वाले गिफ्ट एग्जम्प्ट होते हैं। तो अभी प्रैक्टिकली क्या है कि अगर मैं 1 करोड़ की एफडी वाइफ को देता हूँ, तो उसको देने पे तो कोई टैक्स है नहीं, कोई कानून लगता नहीं है। तो उस 1 करोड़ की एफडी से जो इनकम होगी ना, उसकी क्लबिंग के लिए 64(1)(4) मदद करेगा, यानी 64(1)(4) एप्लीकेबल हो जाएगा। पर अगर जो असेट मैंने अपनी वाइफ को दी है वो हाउस प्रॉपर्टी है, तो उस पर 64(1)(4) लगने वाला नहीं है। अगर आपको याद हो
तो हाउस प्रॉपर्टी को क्यों इधर से छोड़ दिया इन्होंने, क्योंकि हाउस के ऊपर ऑलरेडी एक सेक्शन लगता है 27, आपको याद आ जाए तो बहुत बढ़िया, जिसको हम कहते हैं डीम्ड ऑनर का सेक्शन। याद आ रहा होगा आपको, क्योंकि अगर आपको याद हो तो 27 के सेक्शन के अंदर मैंने ऑलरेडी ये पढ़ा हुआ है कि अगर मैं कोई मकान विदाउट एडिक्वेट कंसिडरेशन अपनी स्पाउस को दे देता हूं तो उस मकान का डीम्ड ऑनर मुझे ही मान लिया जाता है और इनकम मेरे ही हाथों में टैक्सेबल होती है। तो ऑलरेडी मकान देने पे तो डीम्ड ऑनर का कॉन्सेप्ट लगता है, तो इसीलिए मकान के अलावा की एसेट पे 64(1)(4) लगाना है, क्योंकि मकान के लिए डीम्ड ऑनर मुझे मानेंगे तो अल्टीमेटली वहां पे भी ये इम्पैक्ट होता था कि मकान की इनकम मेरे हाथों में टैक्सेबल हो जाती थी। इसीलिए उन्होंने बोला कि 64(1)(4) में मकान के अलावा के एसेट को यूज करें, और मकान के लिए ऑलरेडी हम पहले ही बना के बैठे सेक्शन 20 दोनों का इम्पैक्ट सेम ही है। तो इसीलिए आपको मैंने बोला अदर देन हाउस, क्योंकि हाउस के लिए ऑलरेडी सेक्शन 27 बना हुआ है डीम्ड ऑनर वाला, उसका भी इम्पैक्ट यही होगा कि उस मकान की इनकम मेरे ही हाथों में टैक्सेबल हो जाएगी। तो ये आपका 64(1)(4) का मेन प्रोविजन है जो आपको क्या रखना है ध्यान। अब इसके अंदर थोड़ी सी बात है कि सर अगर बाई चांस जो एसेट हम ट्रांसफर कर रहे हैं स्पाउस को, उसके लिए स्पाउस से कंसिडरेशन ले लेते हैं तो फिर ये क्लबिंग प्रोविजन लागू नहीं होगा, सीधी सी बात है। अगर कंसिडरेशन लेते हैं सर पर वो एडिक्वेट नहीं है तो प्रोपोर्शनेट क्लबिंग लागू होगी। जैसे मान लीजिए कि भैया एसेट ट्रांसफर की गई है, उसकी वैल्यू 1 करोड़ रुपए की है, कंसिडरेशन आपने 50 लाख रुपए ले लिया था, तो ऐसी परिस्थिति में 50 लाख रुपए आपने इनएडिक्वेट लिए हैं, तो जितनी भी उस एसेट की इनकम होगी उसका 50% इनकम ही क्लब होगी, क्योंकि 50% कंसिडरेशन तो आपने बीवी से ले लिया था। बिना कंसिडरेशन के दे दिया बिल्कुल ही तो पूरी इनकम क्लब हो जाएगी, होल कंसिडरेशन ले लिया तो बिल्कुल क्लबिंग नहीं होगी, इनएडिक्वेट कंसिडरेशन दिया तो जितना भी प्रोपोर्शनेट क्लबिंग होगा वो एप्लीकेबल हो जाएगा। तो ये आपको कंसिडरेशन के बेसिस में सोचना पड़ेगा कि एसेट ट्रांसफर के लिए स्पाउस से आप कितना कंसिडरेशन ले रहे हैं। मैं बोल रहा हूँ ट्रांसफर टू स्पाउस मतलब हस्बैंड वाइफ को करे तो भी लग जाएगा, वाइफ हस्बैंड को एसेट ट्रांसफर करे तो भी लग जाएगा, तो ये सेक्शन दोनों जगह लग जाएगा। इसके अंदर अब 2-3 बातें और भी है तो वो अपन आगे करते हैं। अभी अब तीसरा पॉइंट इसके अंदर आता है एक्सेप्शन। मैं बोल देता हूँ इसका। देखो एक एक्सेप्शन तो मैंने आपको बोल ही दिया, हाउस वाला हो गया जो भी मैंने आपको बोला, क्योंकि इसके ऊपर क्या लग जाता है सेक्शन 27। तो हाउस पे 64(1)(4) नहीं लगाना, क्योंकि उसके ऊपर सेक्शन 27 ऑलरेडी लग जाता है। अब आता है सेक्शन दूसरा एक्सेप्शन, और वो एक्सेप्शन भी आपने पहले ही समझा हुआ है, एग्रीमेंट टू लिव अपार्ट। ये कहते हैं कि अगर जो एसेट ट्रांसफर की गई है स्पाउस को, उसका रीजन है एग्रीमेंट टू लिव अपार्ट का, उसका रीजन है एग्रीमेंट टू लिव अपार्ट का, तो ऐसी परिस्थिति में भी कोई भी किसी भी प्रकार का ये सेक्शन लगने वाला नहीं है। मतलब कि अगर आपने एसेट ट्रांसफर करी और एसेट ट्रांसफर करने का रीजन ये था कि भैया डाइवोर्स हो चुका है, लिव अपार्ट का एग्रीमेंट हो चुका है, तो ऐसी परिस्थिति में भी ये क्लबिंग प्रोविजन लागू होने वाले नहीं है। आपको याद हो तो सेक्शन 27 डीम्ड ऑनर में भी एग्जम्पशन एक्सेप्शन था, एग्रीमेंट टू लिव अपार्ट होने के कारण अगर आप मकान देते हो तो आपको डीम्ड ऑनर नहीं माना जाता। तो सेम लॉजिक के साथ यहाँ पे भी बोला कि अगर एसेट ट्रांसफर की गई है स्पाउस को और एग्रीमेंट टू लिव अपार्ट का रीजन है, तो फिर ऐसी परिस्थिति में ये जो क्लबिंग प्रोविजन है वो लागू नहीं किया जाएगा। चौथे पॉइंट की तरफ चलते हैं। चौथा पॉइंट ये कहता है एक्रीशन ऑफ इनकम, स्पेलिंग एक्रीशन ऑफ इनकम, स्पेलिंग देख लेंगे पर shall not be clubbed। इसको मैं नाम दे देता हूँ, हिंदी में छोटा सा दे देता हूँ, इनकम पर जो इनकम कमाई जाए उससे क्लब नहीं करना। एक्रीशन ऑफ इनकम शैल नॉट बी क्लब्ड। क्या कहना चाहता हूं मैं इससे? अभी मैंने क्या कहा कि जो एसेट आपने ट्रांसफर करी अपनी स्पाउस को, उस एसेट से होने वाली इनकम क्लब कर दी जाएगी। ठीक है,
अभी से फॉर एन एग्जाम्पल आपने अपनी वाइफ को 1 करोड़ का एफडी गिफ्ट कर दिया, उस 1 करोड़ की एफडी से 10 लाख रुपए का ब्याज आ रहा है, वो ब्याज आपके हाथों में क्लब हो जाएगा। ये एग्जाम्पल अभी हमारा था। अब क्या हो गया कि वो 10 लाख का जो ब्याज है एक्चुअल में मिलने वाला तो बीवी को ही है, वाइफ को ही है। वो तो इनकम टैक्स का प्रोविजन कहता है कि वो 10 लाख रुपए का इंटरेस्ट इनकम आपकी टोटल इनकम में जोड़ेंगे, ना कि वाइफ की टोटल इनकम में जोड़ेंगे। ठीक बात है, पर वो 10 लाख रुपए वाइफ को जो मिले एक्चुअल में जो कमाया बीवी ने, उसको उसने कहीं पे इन्वेस्ट कर दिया, उसने कहीं पे पैसा लगा दिया और उस 10 लाख के इन्वेस्टमेंट से और 2 लाख रुपए कमा लिया गया। तो बीवी ने और 2 लाख कमा लिए, तो क्या वो 2 लाख जो कमाए गए वो भी क्लब कर देंगे हमारे हाथों में? तो उसका जवाब ये है कि ये जो 64(1)(4) है वो केवल ट्रांसफर की गई असेट से होने वाली इनकम को क्लब कर रहा है, वो बीवी की हर इनकम की क्लबिंग की बात नहीं कर रहा है। इसीलिए जो 10 लाख की ब्याज आ रही है वो असेट ट्रांसफर की है, वो क्लब कर दी जाएगी। पर जो 10 लाख के ऊपर जो इन्वेस्टमेंट से 2 लाख कमाया गया उसको कहेंगे इनकम की जो इनकम है, उसे क्लब नहीं किया जाएगा। तो वो जो 2 लाख रुपए और कमाया गया वाइफ के द्वारा, वो बीवी की ही टोटल इनकम में इंक्लूड किए जाएंगे, आपकी टोटल इनकम में इंक्लूड नहीं किए जाएंगे। तो ये अच्छी तरह से आपको ध्यान रखना है। यानी मैं ये कहना चाहता हूं कि आप ऐसे पागलपंती मत करना कि वाइफ ने जो भी कमाया वो सारी इनकम पति के हाथों में क्लब कर दोगे। ऐसा नहीं है ये सेक्शन केवल कहता है कि अगर आपने कोई असेट ट्रांसफर करी है अपनी वाइफ को विदाउट कंसिडरेशन, तो फिर असेट से होने वाली इनकम आपको क्लबिंग करनी है। आपने 1 करोड़ की एफडी दी तो ठीक है, आपके हाथों में इंटरेस्ट क्लब करेंगे। मान लो वाइफ के पिताजी ने उसके नाम पे कोई एफडी दे दी थी, उससे इंटरेस्ट आ रहा है, तो वो इंटरेस्ट आपके हाथों में क्लब नहीं किया जाएगा, क्योंकि वो असेट आपने ट्रांसफर नहीं करी थी, वो वाइफ के फादर ने ट्रांसफर करी थी। तो इसीलिए आपको ध्यान रखना है कि ये सेक्शन को आप हर कहीं पे ना चेप देना, केवल आपने जो असेट ट्रांसफर करी है उसके ऊपर, और ट्रांसफर्ड असेट की इनकम को ही क्लब करना, उस इनकम की इनकम को वापस क्लब करने की जरूरत नहीं है। ठीक है। और 1-2 बातें जो मैंने बेटा पहले आपको डीम्ड ऑनर में भी समझाई थी, वापस से मैं एक बार और बोल देता हूं। 5वां पॉइंट में, ये पॉइंट उधर भी लागू था, इधर भी लागू है। नेक्स्ट पॉइंट ये है, देयर मस्ट बी रिलेशनशिप ऑफ स्पाउस बोथ at the time of transfer और दूसरा at the time of generating income। ये मैं पहले डीम्ड ऑनर में बोलता था कि ये सेक्शन स्पाउस वाला जो है, ट्रांसफर्ड वाला ये वाला सेक्शन, ये केवल तभी लग पाएगा जब असेट ट्रांसफर के टाइम भी वो सामने वाली महिला या पुरुष आपका स्पाउस है, और इनकम जनरेट होने टाइम भी वो आपका क्या होना चाहिए, स्पाउस होना चाहिए। तो यानी कि जब आपने असेट ट्रांसफर करी तो भी वो स्पाउस होनी चाहिए आपकी, और जब इनकम हो रही हो तो भी वो स्पाउस होनी चाहिए। अगर दोनों में से किसी भी समय में वो स्पाउस रिलेशन में नहीं है तो ऐसी परिस्थिति में ये क्लबिंग प्रोविजन लागू नहीं होंगे। जैसे फॉर एन एग्जाम्पल मिस्टर एक्स हैं, उनका रिश्ता हो गया है रीटा नाम की लड़की के साथ। अब रिश्ता हुआ है, शादी अभी नहीं हुई है, तो ध्यान रखना रीटा उनकी मंगेतर टाइप होगी, वुड बी स्पाउस होगी। अब शादी से पहले ही मिस्टर एक्स ने 1 करोड़ रुपए का एफडी रीटा के नाम पे करवा दिया, तो अब ऐसी परिस्थिति में जो भी उस एफडी से इंटरेस्ट कमाया जाएगा वो मिस्टर एक्स में क्लब नहीं होगा, वो रीटा के हाथों में ही टैक्सेबल होगा। रीजन क्या है? क्योंकि असेट देने के टाइम पे रीटा इज नॉट ए स्पाउस ऑफ मिस्टर एक्स। ध्यान रखना, रीटा उस समय स्पाउस नहीं थी, वुड भी स्पाउस नहीं चाहिए, मेरे को स्पाउस चाहिए। तो अब शादी के पहले एसेट दे दो, शादी हो जाए उसके बाद भी वो इनकम आपके हाथों में क्लब नहीं होगी। अब यूं नहीं कि सर शादी से पहले दी तो जब तक शादी नहीं हुई तब तक क्लबिंग नहीं होगी, फिर शादी के बाद तो वो स्पाउस हो जाएगी, फिर वापस क्लबिंग हो जाएगी। तो मैंने क्या कहा, आपको स्पाउस रिलेशन देते वक्त चेक करना है और इनकम जनरेट दोनों टाइम स्पाउस होनी चाहिए। अब भले शादी के बाद वो स्पाउस तो हो जाएगी, पर जब एसेट दी थी तब तो स्पाउस की कैटेगरी में नहीं थी ना, तो इसीलिए वो बाद में भी क्लबिंग नहीं होने वाली है। तो दोनों टाइम स्पाउस रिलेशनशिप जरूरी है, देते वक्त भी और इनकम जनरेट होने के टाइम भी। अब बता बड़े, असेट जब दी तब तो स्पाउस थी और बाद में डाइवोर्स हो गया तो वैसे अपन ने बोल दिया था कि जैसे ही डाइवोर्स हो जाएगा तो ये क्लबिंग प्रोविजन लागू नहीं किए जाएंगे। तो ये आपको अच्छी तरह से ध्यान रखना है।
दोनों टाइम स्पाउस रिलेशनशिप चाहिए मुझे, एट द टाइम ऑफ ट्रांसफ़र और एट द टाइम ऑफ जनरेटिंग इनकम। ठीक है। और छठा पॉइंट भी मैंने आपको डीम्ड ऑनर में भी बेटा ये कॉन्सेप्ट था, हाउस के लिए डीम्ड ऑनर तभी मानेंगे जब एसेट देते टाइम भी वो स्पाउस हो, इनकम होते टाइम भी वो स्पाउस हो। छठा और फाइनल पॉइंट होता है नेचुरल लव इज नॉट कंसिडरेशन। इज नॉट एडिक्वेट कंसिडरेशन। ये भी मैंने आपको सेक्शन 27 के दौरान एग्जाम्पल दिया था कि जब आप कोई एसेट अपनी स्पाउस को दे रहे हो तो उसमें कहा गया कि क्लबिंग होगी अगर कंसिडरेशन एडिक्वेट ना हो। तो हो सकता है कि जब एसेट देने वाला व्यक्ति ये बोले कि साहब मैं अपनी स्पाउस को इसलिए एसेट दे रहा हूँ क्योंकि मैं उससे प्रेम करता हूँ, तो लव इज ऑल्सो ए कंसिडरेशन फॉर द ट्रांसफर। तो ऐसी परिस्थिति में क्लबिंग थोड़ी ना होगी। आपने कहा था ना कंसिडरेशन ना हो तो क्लबिंग होती है। तो कोर्ट ने ऑलरेडी जजमेंट दे रखा है कि जो प्रेम वगैरह होता है वो एडिक्वेट कंसिडरेशन नहीं माना जा सकता, इसीलिए क्लबिंग प्रोविजन लागू होंगे। इस प्रकार के लॉजिक्स कभी पेश मत करना कि भैया मैं इसलिए एसेट दे रहा हूँ क्योंकि आई लव माय वाइफ फलाना ठिकाना, वो नहीं चलने वाला इस प्रकार के प्रोविजन के ऊपर। 6th पॉइंट आपके सामने ये जाकर बेटा आपका क्लबिंग ऑफ स्पाउस का दूसरा प्रोविजन भी क्या हो जाता है, खत्म। तो क्लबिंग ऑफ स्पाउस के अंदर 2 पॉइंट हो गए, एक तो रेम्यूनरेशन वाला जो अपन ने लास्ट लेक्चर में देखा था, और एक ये वाला कोई भी एसेट जो आपने स्पाउस को दी जिसके लिए आपने उससे कंसिडरेशन नहीं लिया या एडिक्वेट कंसिडरेशन नहीं लिया तो वो आपके हाथों में क्लब कर दिया जाएगा। ठीक है, आगे चलते हैं, एक और सेक्शन पढ़ते हैं। नेक्स्ट सेक्शन बेटा आता है हमारे सामने, वो है 64(1)(6). जिस लाइन पे अपन ने स्पाउस वाला सेक्शन पढ़ा ना बेटा, सेम लाइन पे एक सेक्शन और लगा रहा हूं मैं, एसेट ट्रांसफर टू सन्स वाइफ। जैसे अभी अपन ने 64(1)(4) पढ़ा, सेम 64(1)(6) है, बस 64(1)(4) में जिसको एसेट ट्रांसफर की जा रही है वो स्पाउस है, और 64(1)(6) में जिसको एसेट ट्रांसफर की जा रही है वो सन्स वाइफ है, पुत्र वधू बहू, मतलब जिसको हिंदी भाषा में आप कहते हैं। तो सेम लॉजिक है, वही की वही बातें मैं लिख रहा हूं जो पहला पॉइंट उसमें लिखा था। इनकम अराइजिंग फ्रॉम असेट ट्रांसफर टू सन्स वाइफ, वही विदाउट एडिक्वेट कंसिडरेशन shall be included in the income of transferor। shall be included in the income of transferor। वही बात है, अगर आपने कोई अपनी इनकम जनरेटिंग एसेट अपनी सन्स वाइफ को दे दी है विदाउट कंसिडरेशन या विदाउट एडिक्वेट कंसिडरेशन, तो जो भी उस एसेट से इनकम होगी वो वापस आपके हाथों में जोड़ी जाएगी। यानी कि अगर ससुर जी बहू को दें तो ससुर जी के हाथों में इनकम क्लब हो जाएगी, और सास बहू को दे एसेट तो सास के हाथों में इनकम क्लब हो जाएगी। तो ये आपके सामने की बात है सन्स वाइफ। सर सन्स वाइफ और स्पाउस को ही एसेट देने पे क्लबिंग क्यों लगवाई है इन्होंने? लॉजिक सीधा है, ये मानते हैं कि भारतीय सभ्यता में बहू और पत्नियां घर संभालती है। अब अगर पत्नी और बहुएं घर संभालती है तो बेटा उनकी इनकम जीरो है, देखा जाए तो अगर उनकी इनकम जीरो है तो इनकम शिफ्ट उसी पर्सन के हाथ में की जाएगी जिसकी इनकम जीरो हो। तो अगर ये स्पाउस और सन्स वाइफ अगर खुद कमा रही होती तो शायद ये ट्रांसफर ऑफ एसेट नहीं किया जाता इनको, क्योंकि उनकी खुद की इनकम होती। तो आपको पता है कि मैंने कहा था क्लबिंग इसीलिए ताकि इनकम शिफ्ट करके हम अपना टैक्स ना बचा सकें। तो इनकम टैक्स वालों का कहना है कि हम जिन लोगों के पास इनकम शिफ्ट करेंगे वो या तो स्पाउस होगी या सन्स वाइफ होगी, बाकी सारे लोग तो कामकाजी होंगे, वो तो खुद इनकम कमा रहे होंगे, तो उनको इनकम शिफ्ट करने का कोई तुक नहीं है। इसीलिए उन्होंने क्लबिंग प्रोविजन स्पाउस और किसके लिए बनाया है, सन्स वाइफ। अब पॉइंट टू बी नोटेड, सास ने या ससुर ने बहू को दिया तो सास और ससुर पे 64(1)(6) लग जाएगा, और उसका पति अपनी पत्नी को एसेट दे तो पति के लिए तो ऑलरेडी आपने पढ़ लिया 64(1)(4) जो भी लग जाएगा। तो देखा जाए तो उस एक महिला को देने पे एसेट सास दे ससुर दे तो 64(1)(6) सास ससुर पे लगने वाला है, और पति दे तो 64(1)(4) पति पे लगने वाला है। क्लबिंग प्रोविजन दोनों पे फंसने वाले हैं। ठीक है,
इसके अंदर बेटा एक्सेप्शन जो ऊपर वाले थे, यानी कि 64(1)(4) में 2 एक्सेप्शन थे, डीम नॉनर माना जाए तो नहीं मानना, और वो एग्रीमेंट टू लिव अपार्ट, वो दोनों एक्सेप्शन यहाँ पे लागू नहीं होंगे। कॉमन सेंस लगा के रखना आप अच्छी तरह से। कॉमन सेंस कैसे लगाना है, क्योंकि एक्सेप्शन क्या होता है, 27 बोलता था कि भैया मकान स्पाउस को दोगे तो आपको डीम नॉनर मानते हैं। जब ऑलरेडी डीम नॉनर मान लिया तो क्लबिंग लगाने का तुक ही नहीं है। पर आपको अगर याद हो तो जब मकान सन्स वाइफ को दिया जाए तो डीम नॉनर नहीं माना जाता। 27 में केवल मकान स्पाउस और माइनर चाइल्ड को देने पे ही डीम नॉनर माना जाता है। तो इसीलिए इन्होंने बोला कि अगर आप इधर की केस में मकान भी देते हो, इसमें हर एसेट की बात चलेगी, इंक्लूडिंग हाउस ऑल्सो। तो 64(1)(4) में हाउस के अलावा की एसेट की बात थी, क्योंकि हाउस के लिए 27 बना हुआ है, पर सन्स वाइफ को मकान देने पे तो 27 लगता नहीं है, तो इसलिए यहाँ पे मकान और दूसरी सारी एसेट के ऊपर 64(1)(6) लगेगा। आपने मकान दे दिया सन्स वाइफ को तो भी आपके लिए क्लबिंग 64(1)(6) में हो जाएगी, कोई और एसेट दे दी तो भी क्लबिंग 64(1)(6) में हो जाएगी। और जो दूसरा एक्सेप्शन होता है 64(1)(4) का, वो होता है एग्रीमेंट टू लिव अपार्ट। अब ऑब्वियसली बात है कि यहाँ पे सास ससुर के लिए प्रोविजन बना हुआ है, तो सास ससुर क्यों बहू के साथ एग्रीमेंट टू लिव अपार्ट करने लगे। एग्रीमेंट टू लिव अपार्ट अगर बहू के साथ करना भी है तो वो तो बेटा करेगा, तो इसलिए वो एक्सेप्शन यहाँ पे लग नहीं सकता, इसलिए यहाँ पे कोई एक्सेप्शन नहीं है। और बाकी सारे प्रोविजन जो अभी मैंने आपको पढ़ा है वो एज इट इज लागू हैं, जो ऊपर 64(1)(6) में थे। ऑल द प्रोविजन एज इट इज। तो मैं लिख नहीं रहा हूँ, एज इट इज मतलब क्या हो गया कि जो असेट ट्रांसफर करी उसकी इनकम क्लब की जाएगी, इनकम की इनकम क्लब नहीं की जाएगी। पहले बात तो ये होगी वही वाली। असेट देने के टाइम पे भी वो सन्स वाइफ होनी चाहिए, इनकम जनरेट होने के टाइम पे भी वो सन्स वाइफ होनी चाहिए, दोनों वतन वाली होगी। और नेचुरल लव अफेक्शन तो खैर यहाँ पे नहीं काम आएगा, क्योंकि वो नेचुरल लव अफेक्शन तो बेटा ही कर सकता है, यहाँ पे तो वाला कॉन्सेप्ट लागू नहीं हो सकता। तो ये जाकर आपके सामने की बातचीत है। जो 64(1)(4) था सेम लाइन पर 64(1)(6) है, पॉइंट टू बी नोटेड। अब पागलबंती ऐसी भी कर देते बच्चे कि रेमुनरेशन वाला जो कानून है 64(1)(2) वो स्पाउस वाला है, वो भी सन्स वाइफ में चेप देते हैं। सन्स वाइफ में रेमुनरेशन वाला प्रोविजन नहीं है, ध्यान रखना। आपका किसी कंसर्न में सब्सटेंशियल इंटरेस्ट है, उस कंसर्न से सन्स वाइफ को रेमुनरेशन मिल रहा है, क्लब नहीं होगा। वो 64(1)(2) में केवल स्पाउस की बात की गई है। अब ऐसा मत करना इधर उधर कुछ भी चेप दो। तो 3 सेक्शन कर दिए मैंने, 64(1)(2), 64(1)(4), 64(1)(6), स्पाउस के 2 और सन्स वाइफ का 1 हो चुका है, जो आपको अच्छी तरह से क्या रखना है ध्यान। तो और लेक्चर को आगे कंटिन्यू करेंगे बेटा क्लासेस में, तो इसको वो करते हैं इधर अभी। थैंक यू वेरी मच।